दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। अगर आप क्लास 12th में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हमेशा सवाल आता है। ठीक है। और इस थ्योरम गॉस थ्योरम को पढ़ने के बाद बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशन है उसके जो डेरिवेशन है वो हमेशा क्लास 12th के बोर्ड में उसका डेरिवेशन आता है। और आपका अगर नीट का एग्जाम है या जेई का एग्जाम है उसमें भी वो डेरिवेशन काफी मदद करता है। अब कौन कौन से डेरिवेशन है, जैसे कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं यहां पर हम जो है गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। आपको आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हम गॉस थ्योरम इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्या हमारा जो है गॉस थ्योरम के बिना काम नहीं चल सकता? भाई हमने जो है इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी भाई स्ट्रेट वायर की वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वहां तो हमने जो है गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी थी। लेकिन यहां हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो यहां पर गॉस थ्योरम क्यों पढ़ेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि गॉस थ्योरम होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम का है क्या है? तो क्या बोलते हैं भाई गॉस थ्योरम के अंदर? यह बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा यानी कि उस अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने के लिए आपके पास चार्ज होना चाहिए, तो यानी कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जो है क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज सरफेस को क्रॉस करेंगी तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। ठीक है जी। तो यहां पर हम जो है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगा। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, पहले इसकी डेफिनेशन ही जो है लिख लेते हैं भाई। इट स्टेट्स it states it states that the net electric flux through a closed surface will be या shall be the 1/epsilon naught times the net charge enclosed by a closed surface, enclosed by the closed surface है ना, by the उम्मीद करता हूं ये जो स्टेटमेंट है ये आपको समझ में आएगा कि भाई ये बोला जा रहा है कि अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी भी क्लोज सरफेस से तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक जो क्लोज सरफेस के अंदर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो किसके इक्वल होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। दैट मींस अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई क्लोज सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और ये जो फ्लक्स होगा ये कैसा होगा? टोटल फ्लक्स ले लो या नेट फ्लक्स ले लो, नेट फ्लक्स बोल दो इसको या टोटल फ्लक्स बोल दो,
ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/ε0 टाइम्स दी क्यू इन। और ये क्यू इन मतलब है, इसको जो है थोड़ा सा अलग तरह से और लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं क्यू इन। और ये क्यू इन जो है ये क्या होगा, नेट होगा। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, उन सभी चार्जेस का क्या होगा, ये नेट होगा। तो उससे जो क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दी, या नेट चार्ज एनक्लोज बाय दी क्लोज सरफेस। ये होगा आपका बेसिकली, ये आपका क्या है भाई, ये आपका गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ बेसिकली फ्लक्स बताता है किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। ये बात आपको समझनी है, किसके लिए बता रहा है ये, क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक है जी। अब हमने ये तो पढ़ लिया। अब हमने जो है लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में एक और चीज पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। और हमने क्या किया था, ये इंटीग्रेशन यूज किया था। और यहां पर ये क्लोज सरफेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन पर ऐसे गोला बना देंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो फॉर्मूला था बेसिकली, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हम अगर हम चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में काम करेगा। अगर यूनिफॉर्म होगा तो ई कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये ई एज इट इज रहेगा, है ना। तो खैर उसमें तो जाएंगे नहीं। अब हमें ये पता है, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को, इसको और इस फॉर्मूले को कंबाइन करके लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। और ये डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बना लेते हैं, ई डॉट ds दैट इज इक्वल टू, क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं, क्यू इन, ये हमारा क्या होगा, नेट होगा, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। ये है हमारा बेसिकली गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को हमने किससे कंबाइन कर दिया भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले फॉर्मूले से कंबाइन कर दिया। यहां पर ये जो मैं यहां लिख देता हूं, ये जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस। तो इसका मतलब यह है कि जो गॉस थ्योरम है वो क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, प्लेन सरफेस के लिए नहीं। ये बात आपको यहां से समझ में आ गई, क्लियर है। फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ds, ये डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, दैट इज इक्वल टू क्यू इन, ये नेट आ गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमने बेसिकली गॉस थ्योरम में इन चीजों को जो है क्या कर दिया भाई, कंबाइन कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो स्टेटमेंट था, अभी इस स्टेटमेंट को हमें समझना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से हम समझेंगे, सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। खैर हम जो है अब इसका एक तरह से डेरिवेशन देख लेते हैं कि डेरिवेशन किस तरह से करना है ना। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर एनक्लोजिंग ए पॉइंट चार्ज। ये एक डेरिवेशन जो है कभी कभी आ जाता है, मैं इसको एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं बोलूंगा, बेसिकली ये हम इसको मतलब जो इस स्टेटमेंट की मदद से हम जो है फ्लक्स निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये एक तरह से डेरिवेशन नहीं है, बट ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर enclosing a point charge,
ठीक है जी। अब हम जो है एक तरह से क्या करने वाले हैं, जो स्टेटमेंट था उसको हम कहीं ना कहीं प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान से समझना है। मान लो हमारे पास ये कोई स्फीयर है, ठीक है। अब ये हमारा कोई सेंटर है भाई, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो मैं यहां से बना लेता हूं, ये रेडियस है r, ठीक है। और यहां सेंटर पर इसमें कोई पॉइंट चार्ज है, लेट्स से कि वो क्या है, q है। यहां पर पॉइंट चार्ज q है ये। अब इस पॉइंट चार्ज से भाई, अब आपको ये पता है इस पॉइंट चार्ज से अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। लेट्स से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, इस डायरेक्शन में निकल गई। डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा यूनिफॉर्मिटी को मैं मेंटेन करूंगा। इस डायरेक्शन में निकल गई, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी निकलती है, ये आपको पता है ना भाई। अब अगर स्फीयर में आप ऐसा समझो, मान लो ये कोई बॉल है, उस बॉल के सेंटर में चार्ज रखा है और उससे जो है लाइट्स निकल रही हैं, है ना। जैसे बल्ब है आपका, जो जो क्या नाम है, राउंड शेप में जो बल्ब है, मान लो सेंटर पे कोई चार्ज रखा है और उससे सारी लाइटें निकल रही हैं, उस तरह का अरेंजमेंट है। तो लेट्स से कि यहां पर ये हमारी क्या है, ये व्हाइट कलर से लाइन ड्रॉ करिए, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप पहले तो ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस पॉइंट की बात करता हूं, मान लो मैं इस एक एक पॉइंट को समझना है, रटना नहीं है। मान लो इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस पॉइंट पर बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यानी कि वो सारे पॉइंट जो स्फीयर के सरफेस पर है, उन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सेम है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नहीं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर डायरेक्शन अलग है। तो जब डायरेक्शन अलग है, तो अगर मान लो मैं आपसे बोलूंगा कि इस केस में अगर आपको फ्लक्स निकालना है, तो आप आंख बंद करके सबसे पहले तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन, भाई यही यूज करोगे। ठीक है जी। यहां पर ई लगा दिया है मैंने, इसको हटा देते हैं। ई तो मैंने बताया ही था कि लास्ट क्लास में, बट हम फाई यूज कर रहे होंगे। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और इसका क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है। अब आपको पता है ये जब फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो आप इस तरह से कर रहे होगे, और ये इसलिए कर रहे होगे आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे होगे। तो यहां पर एक छोटा सा एरिया जो है, लेट से मैंने कंसीडर कर लिया, ये एक छोटू सा एरिया मैंने कंसीडर कर लिया और इसको नाम दिया है डीएस। ठीक है जी। ये छोटू सा एरिया जो डीएस है, इसका एरिया वेक्टर वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ये डीएस वेक्टर। ठीक है जी। ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? जी हां सर, ये तो सेम डायरेक्शन में है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, इस केस में भी ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। इस केस में देखो तो एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। यहां भी देखो तो ये भी पैरेलल आ जाएगा। इसका मतलब इस स्फीयर में, स्फीयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी भाई? वो बनेगी, यानी कि वो दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू, जो एंगल था वो एंगल यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट में हम फॉर्मूला लिखते थे, ध्यान से देखो, ये ई डॉट डीएस यानी कि, और यहां पर हम लिखते थे कॉस। अब यहां पर क्यू है तो इसको थोड़ा सा ऐसा बना दूंगा, ये ऐसे लिख देते हैं। ये जो थीटा है, ये जो थीटा है,
थीटा को थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं हम, ये यहां तक। तो जो थीटा है ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये 0 डिग्री बन रहा है, ये थीटा हमारा 0 डिग्री है। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो सिंपली आप बोलोगे सर ये तो यहां पर ये हो जाएगा E इंटू ds, कुछ नहीं करना इसमें। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगर आपको ये समझ में आ गया, अब ये भी पता चल गया कि यहां पर किसी भी पॉइंट पर, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन देखोगे तो वो दोनों पैरेलल मिलेंगे। ठीक है जी, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर। तो अब यहां से अब हम क्या करेंगे, अब हमें यह पता है कि मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो आपने पढ़ा है फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है भाई, ये होगा आपका के, यानी कि चार्ज आपका है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, रेडियस है कितनी आर स्क्वायर इंटू, और एरिया हो गया आपका डीएस। ठीक है जी, अब ये जो डीएस है बेसिकली ये आपका सरफेस एरिया होगा, ये डीएस आपका क्या होगा, सरफेस एरिया, है ना भाई। ये जो डीएस है ये क्या था, सरफेस एरिया, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यहां पर आप एक बार ध्यान से देखिए, क्या Q कांस्टेंट है, जी हाँ Q कांस्टेंट है। क्या ये सॉरी K कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। क्या ये R कांस्टेंट है, भाई ये R जो है इस स्फीयर की रेडियस है, तो ये R अगर मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो स्फीयर का सरफेस की जो रेडियस है, यानी कि सेंटर से स्फीयर के सरफेस की जो दूरी है वो हर पॉइंट पर सेम है, इसका मतलब R भी कांस्टेंट है। तो क्या ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, जी हाँ ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम थी, यही बताया था, मैग्नीट्यूड सेम था, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू उठ करके बाहर आ जाएगी। और मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा, फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन, और ये आ गया आपका डीएस। अब ध्यान से देखेंगे, बेसिकली ये छोटे छोटे डीएस मिलकर के, ये छोटे छोटे डीएस मिलेंगे, जब ये छोटे छोटे डीएस मिलकर के पूरे स्फीयर का सरफेस बना देंगे, यानी कि एक तरबूज ले लो और उस तरबूज के छोटे छोटे पैचेस को मिला करके आप पूरा का पूरा तरबूज बनेगा ना, छोटे छोटे एरिया को मिला करके पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। तो यहां पर बेसिकली जो लिमिट चलेगी वो 0 टू क्या चल जाएगी भाई, स्फीयर का रेडियस कितना होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से फाई हमें मिल जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां पर जो लिमिट इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस फाई को एज इट इज लिखो और के की वैल्यू लिखो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखो 4 पाई से आपका 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, तो फाई आपको मिल गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर बेसिकली आपका जो गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ है वो प्रूफ हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है जी, तो यहां पर हमने क्या किया है, एक एक पॉइंट को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर ये तो हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से वो क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू कौन सा होगा, क्यू एनक्लोज सरफेस के अंदर वाला क्यू इन होगा, और ये हमेशा क्या लेना है, नेट लेना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये कैसा होगा, नेट। अब हम ये सारी बातें करेंगे, इन सभी को एक एक करके जो है शीशी में उतारने की कोशिश करेंगे, यानी कि दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गॉस थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखो, यहां पर यहां वाली लाइन को ध्यान से देखो, मैं इस लाइन को दोबारा उतारूंगा भाई। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, इस लाइन को ध्यान से समझेंगे। फाई इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई
एप्सल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, वो ये आया था जब रेडियस R थी। अगर आपको ये बोला जाए कि जो स्फीयर आपने R रेडियस का लिया था उस R को हम चेंज करके क्या बोलते, नहीं भाई इसकी रेडियस बढ़ा दो 2R कर दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर से फाई निकालोगे और बिल्कुल ऐसे ही करते हुए आयोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q R की जगह आ जाएगा 2R स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली 2R का स्क्वायर इंटू 4 पाई, रेडियस की जगह क्या आ जाएगा 2R का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो 4 पाई से 4 पाई उड़ेगा, 2R स्क्वायर से 2R उड़ेगा, तो यहां पर अगेन आपको फाई क्या मिलेगा, फाई मिलेगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, यानी कि जो फाई है डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। ये पहला पॉइंट है, समझ गए ना। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो एक सरफेस, एक स्फीयर ये होता R रेडियस का, एक दूसरा स्फीयर ये होता मान लो 4R रेडियस का, और यहां पर चार्ज है लेट्स से Q, यहां भी चार्ज है Q, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो सेम आएगा, दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आएगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, क्या, देखो ऐसे मान लो ये रेडियस R है और दूसरा स्फीयर इसके बाहर बनाया और उसकी रेडियस है लेट्स से 4R, तो यहां जो चार्ज है उस चार्ज से सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है जो इस स्फीयर को क्रॉस करेंगी वो उस बड़े वाले स्फीयर को भी तो क्रॉस करेंगी भाई, वो बड़े वाले स्फीयर को भी क्रॉस करेंगी, यानी कि सारी की सारी लाइन जो छोटे स्फीयर को क्रॉस करेंगी वो बड़े स्फीयर को भी तो क्रॉस करती हुई आएंगी। इसीलिए जो है फ्लक्स जो है इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। ठीक है जी, ये था पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझना है भाई। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर मान लो मैंने बोला मेरे पास एक क्यूब है और मैंने क्यूब के अंदर एक छोटा सा चार्ज रख दिया, लेट से क्यू रख दिया। सिमिलरली मैंने बोला नहीं भाई क्यूब नहीं है, मेरे पास तो जो है कोन है, और यहां पर भी सेंटर में वो छोड़ो, कहीं पे भी रख दो, ये आ गया एक चार्ज। मैंने बोला नहीं नहीं भाई मेरे पास तो जो है कोन नहीं है, मेरे पास तो सिलेंडर है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 ये है, आपने गॉस थ्योरम का फॉर्मूला देखा, वो क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां पर इस फॉर्मूले में कहीं पर भी शेप ऑफ द क्लोज सरफेस की बात हो रही है? नहीं। क्या यहां पर कहीं पर सरफेस एरिया की बात हो रही है? नहीं। सरफेस एरिया तो कैंसिल आउट हो ही रहा था, अभी देखा था। तो यहां पर कहीं भी शेप की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप ऑफ द क्लोज सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है जी, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ये था आपका पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर। उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है जो फ्लक्स है
ध्यान से देखो, जो फ्लक्स है वो क्या है, मैं यही लिखूंगा, इसके लिए स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला। फाई इज इक्वल टू क्या था, वो था क्यू इन, और ये क्या था, नेट था, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू इन है, ये जो क्यू इन है, ये बेसिकली क्लोज सरफेस के अंदर था चार्ज। ये जो क्यू इन था, ये वो चार्ज था जो क्लोज सरफेस के अंदर है। तो जब भी आप इस चार्ज को रखोगे तो इसको विद साइन रखना है, यानी कि अगर आपके क्लोज सरफेस के अंदर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू इन है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि आपको विद साइन जो है चार्जेस को रखना है। कहने का मतलब यह है, फिर से समझ लो, अगर ये स्फीयर है और सेंटर में जो चार्ज है लेट्स से वो प्लस क्यू है, तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस तरह से निकलेंगी। तो ध्यान से देखो, ये जो फ्लक्स बन रहा है, ये कैसा फ्लक्स बन रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स। कैसा फ्लक्स बन रहा है, आउटवर्ड। अगर सेंटर में, किसी भी स्फीयर के सेंटर में मान लो माइनस क्यू है, तो उस केस में आपको ये पता है कि इससे जो फील्ड लाइंस होती है वो एंटर करती है माइनस क्यू में। तो ये कैसा फ्लक्स बन रहा है, ये इनवर्ड फ्लक्स बन रहा है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड फ्लक्स और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड फ्लक्स, ये आपको समझना है और ये विद साइन रखना है। पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे पॉइंट है इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे, बहुत सिंपल भी है इसीलिए जल्दी करेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, मान लो आपसे ये बोला जाए, भाई आपसे ये बोला जाए कि ये जो फ्लक्स है, ध्यान से समझेंगे, फ्लक्स का ये फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू क्यू इन, ये नेट था, ये क्या था भाई, नेट था, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना है। मान लो आपको एक क्लोज सरफेस दे दिया गया है, मान लो आपको एक क्लोज्ड सरफेस दे दिया गया है और इस क्लोज सरफेस में चार्जेस दिए हैं, लेट से मान लो +5 कूलम, ध्यान से समझना है, -2 कूलम, ठीक है, -3 कूलम, ये चार्जेस आपको दे दिए गए हैं। ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है। ठीक है, ये 3 चार्जेस जो है आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इस क्लोज सरफेस के लिए जो है फ्लक्स बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, ये क्यू इन नेट निकालना है, यानी कि इन सभी चार्जेस को ऐड करना है। +5 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप बोलोगे सर ये तो 0 आ गया, यानी कि इससे जो फ्लक्स आ रहा है वो कोई भी फ्लक्स नहीं बन रहा, यानी कि इससे कोई फ्लक्स नहीं आएगा। ये बात समझनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे क्लोज सरफेस के अंदर, तो जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ रखना है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, पॉइंट नंबर 4 था ये तो, है ना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई ये क्लोज सरफेस है, लेकिन जो चार्ज है वो यहां पर है, ध्यान से समझना है, ये चार्ज यहां पर है, तो इसकी वजह से क्या कोई फ्लक्स बनेगा, नहीं, इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ही था क्यू इन नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इन इसीलिए स्पेसिफिकली लिखा जा रहा है कि ये क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर ये क्लोज सरफेस के अंदर ही नहीं है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। चार्ज कहां होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। वो ये बोलता है कि जो फाई था हमारा, फाई हमारा क्या था, ये था ई डॉट डी एस, और ये डॉट प्रोडक्ट था और यहां पर इंटीग्रेशन का साइन था और यहां पर ये था क्यू
इन नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अभी मैंने पिछले जो 2-3 पॉइंट आपको समझाए उनसे एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्या क्या थी? ये जो क्यू इन है ये नेट लेना है और ये कहां होना चाहिए? क्लोज सरफेस के अंदर। अगर क्लोज सरफेस के बाहर है तो इसका कोई रोल नहीं है फ्लक्स में। और ये विद साइन लेना है। क्यू इन जो है नेट है, क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे उन सबको आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो ये बात अभी तक यहां तक की करी थी। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी बात करनी है, यानी कि किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है भाई, ये समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको सभी चार्जेस की वजह से लेनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सभी चार्जेस की वजह से लेनी है। ठीक है, चाहे चार्ज सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर, चाहे चार्ज सरफेस के अंदर हो या बाहर हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सभी चार्जेस की वजह से लेनी है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सभी चार्जेस की वजह से लेनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका ये मीनिंग है, अगर मान लो आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, अब मान लो यहां पर जो चार्जेस है, मान लो यहां पर लेट्स से यहां Q1 है, ठीक है जी, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है, ध्यान से समझना है, यहां पर Q4 है। तो जब हम Q इन की बात करेंगे, Q इन नेट की बात करेंगे, तो वो तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये अभी मैंने आपको बताया, विद साइन लेना है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो निकालोगे वो क्या होगी? वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q4। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देख रहे हो? ये बेसिकली कहां पर देख रहे हो भाई? गॉसियन सरफेस पर। ये आपका जो स्फीयर बन रहा था ये बेसिकली क्या बनता है? एक गॉसियन सरफेस। खैर इसकी बात अभी तक मैंने नहीं करी थी, बट यहां बता देता हूं। जैसे पॉइंट चार्ज थे, इन पॉइंट चार्जेस के बाहर जो भी सरफेस बनता है वो क्या बनता है? गॉसियन सरफेस। तो लेट्स से जो गॉसियन सरफेस बना, इस गॉसियन सरफेस पर जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सभी चार्जेस की वजह से होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ऐसा मत कर देना कि सर जो है सिर्फ बाहर के चार्जेस की वजह से होगी। नहीं नहीं नहीं, सभी चार्जेस की वजह से होगी। पॉइंट नंबर 6 था। अगर मैं इसी में एक चीज और ऐड करने के लिए आपको बोलता हूं तो वो क्या है? लेट्स से कि पॉइंट नंबर 6 का ही एक्सटेंशन है। मान लो आपको एक क्लोज सरफेस दिया है, ठीक है, यहां पर एक चार्ज है, तो इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही है लेट्स से ऐसे जा रही हैं, ठीक है जी। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई फ्लक्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर फ्लक्स तो 0 है। क्यों? क्योंकि इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर है? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q वो 0 नहीं होगा। कहां पर? गॉसियन सरफेस पर। ये आपका जो पूरा का पूरा बन रहा है, ये आपका गॉसियन सरफेस बन रहा है, या क्लोज सरफेस जो बन रहा है वो आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये पॉइंट आपको समझना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज बाहर हो या अंदर हो, सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेकिन अगर क्यू नेट निकालना है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उनकी वजह से निकलेगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से चमक में आ गया। ठीक है भाई, चमक में आ गया मतलब कि समझ में आ गया। खैर नेक्स्ट, ये पॉइंट था हमारा पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है? जो गॉसियन सरफेस होता है,
ध्यान से समझना है, गॉसियन सरफेस जो है वो कैसा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है। पहली बात आपको ये समझनी है, गॉसियन सरफेस कैसा है, इमेजिनरी सरफेस है। अगर उस सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पर, मान लो ये गॉसियन सरफेस बनाया, सेंटर में ये पॉइंट चार्ज था, तो यानी कि जब ये गॉसियन सरफेस बनाया, मान लो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है भाई साहब, ये चली गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये मैंने जो लिखा है ये गॉसियन सरफेस है। तो ये जो सरफेस है ये कैसा है, इमेजिनरी है। ये कैसा सरफेस है भाई, इमेजिनरी है। ध्यान से देख लो, ये इमेजिनरी सरफेस है। और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आप कोई ऑब्जेक्ट रख करके देखो। आप बुक्स में एक लाइन पढ़ोगे, द गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, देयर इज नो नीड टू पोजिशन एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट एट द सरफेस। ये जरूरी नहीं है उस सरफेस पर आप कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट रखो। ये लाइन आप बुक्स में पढ़ते हो इसलिए मैंने पढ़ दी। खैर, ये था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट नंबर 8, ये जो जो फ्लक्स था वो फाई जो था वो ये था क्यू इन, ये क्या था आपका नेट था, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट बेसिकली किसके लिए है, ये एप्सिलॉन नॉट आपका फ्री स्पेस के लिए था। अगर मान लो मेटीरियल ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं उसको, कोई मीडियम आ जाए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, या एप्सिलॉन लिख लो, एप्सिलॉन एम लिख लो, ठीक है भाई, के या एप्सिलॉन एम नहीं, एप्सिलॉन ही लिखेंगे। एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, जो किसके इक्वल होता है, ये होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर हम फाई निकालते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, क्यू इन नेट के डिवाइडेड बाय, ये के की वैल्यू लिखोगे आप, के बेसिकली एप्सिलॉन नॉट की एम की वैल्यू लिखोगे मीडियम के अंदर, तो यहां से इस तरह से लिख लेंगे क्यू इन नेट डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये आपको समझना है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो की लेंथ काफी मजेदार हो गई है, काफी बढ़ गई है, बट मैंने सभी पॉइंट्स को कवर किया है। अब ये जो पॉइंट्स सारे बताए, इन सभी पॉइंट्स की वजह से ही आपके न्यूमेरिकल होंगे, ये बात आपको समझनी है। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको जो है समझा देता हूं। बेसिकली जो गॉस लॉ के अंदर हम गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं भाई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, रिंग की वजह से, है ना। और आपने देखा होगा जब हम लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो हम कैलकुलस मेथड यूज कर रहे थे। हमने कौन सा मेथड यूज किया था, कैलकुलस मेथड। वहां पर हम लैम्डा यूज कर रहे थे। बेसिकली हम क्या यूज कर रहे थे, लैम्डा। भाई लैम्डा आपका क्या होता था, डी क्यू बाई डीएल। तो आप क्या करते थे, डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डीएल करते थे, और फिर इस डीएल का इंटीग्रेशन करते थे। सिमिलरली अगर आप सरफेस के लिए यूज करोगे तो ये क्या आएगा, डी क्यू ओवर डी एस। तो यहां से आप डी क्यू की वैल्यू लिखोगे और सिग्मा इंटू डी एस कर रहे होगे, फिर इंटीग्रेशन कर रहे होगे, इंटीग्रेशन यूज हो रहा होगा कहीं पर। अगर वॉल्यूम के लिए करोगे तो सिमिलरली डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी होगा, फिर इंटीग्रेशन कहीं पर यूज हो रहा होगा। तो ये बात आपको समझनी है कि जब यहां पर इंटीग्रेशन होगा तो यहां पर आपका एक बेसिकली सरफेस, प्लेन सरफेस आ गया या वॉल्यूमेट्रिक सरफेस आ गया, तो इंटीग्रेशन भी डबल और ट्रिपल हो जाता है। यानी कि सिंगल लाइन के लिए इंटीग्रेशन करना आसान था, जब हम एरिया के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन बहुत ही लेंथी हो जाता, कैलकुलस बहुत ही मुश्किल हो जाती, कैलकुलेशन काफी टफ हो जाती। करने को कर सकते हैं, इसीलिए अब उस टाइम को बचाने के लिए गॉस साहब आए और उन्होंने बोला भाई साहब एक ऐसा मेथड है जिससे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से बता सकते हो, और जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसानी से बता सकते हो। तो उन्होंने बोला जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स हमने पढ़ाई था ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहीं से हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं।
इसीलिए गॉस की जितनी भी एप्लीकेशन है जिनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके देखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सारे डेरिवेशन अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, हर डेरिवेशन का एक वीडियो बनेगा। ठीक है जी, एक ही लेक्चर में सारे डेरिवेशन नहीं होंगे, सिंगल सिंगल बनेंगे। तो यहां पर बेसिकली इसकी वजह से जो कैलकुलेशन होगी वो टफ हो जाएगी। यहां पर डबल इंटीग्रेशन यूज होगा, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज होगा। जब आप 12th में मैथ्स में पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा डबल इंटीग्रेशन क्या होता है और ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो वो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए गॉस साहब आए और उसने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है जी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, गॉस थ्योरम के अंदर कुछ पॉइंट्स ये भी याद रखने हैं। जब भी आप गॉस थ्योरम के अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनाएंगे सिमेट्रिकली। मान लो आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो आपका स्फेरिकल बनता है, ये आपको पता है। कैसा बनाना है भाई? स्फेरिकल बना लेना है। मान लो आपके पास लाइन चार्ज एलिमेंट है, मान लो ये लाइन चार्ज एलिमेंट है, इसमें सॉरी जैसे वायर वाला केस था, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह निकलती हैं। तो इसके लिए भी जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो कुछ इस तरह से बना लेना आप गॉसियन सरफेस कि ये सिलेंड्रिकल शेप में ही बनकर के आए। ये तो बेसिकली मैं आपको यहां पर ये समझा रहा हूं कि गॉसियन सरफेस जब भी आप ड्रॉ करते हो तो कैसे करना है, कोशिश करना है कि वो सिमेट्रिकल बने। अगर सिमेट्रिकल नहीं बना, भाई मान लो आपने बोला सर ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ये एरिया बना दिया, क्या इससे फ्लक्स जो है क्यू, क्या इससे फ्लक्स मान लो क्यू है तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर इससे बोलूंगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दोनों से फ्लक्स बिल्कुल सेम आएगा। जब दोनों से फ्लक्स बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन अगर आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो थोड़ा आसान होगा क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त आपको इसका सरफेस एरिया पता है। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो इससे इंटीग्रेशन करोगे, जब डीएस का इंटीग्रेशन करके आओगे और यहां इससे बोला जाएगा भाई इसका सरफेस एरिया निकालो, तो आपके जो है प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो यहां आपको नहीं समझ में आएगा, तो यहां पर आप फेल हो जाओगे। इसीलिए आपको ऐसा सरफेस चुनना है जो सिमेट्रिकल हो, जिसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, जिसकी वैल्यू को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आप जैसे सिलेंडर का सरफेस एरिया भी बता सकते हो, आप यहां पर जो क्रॉस सेक्शन है उसका भी सरफेस एरिया बता सकते हो, यहां भी बता सकते हो, इसमें भी बता सकते हो। ठीक है जी, तो ये बात आपको जो है अच्छे से समझनी है। इसके बाद गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। भाई मान लो आपने कोई गॉसियन सरफेस बनाया, तो मान लो ये क्यू इन ये है, आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस इसी से पास करते हुए बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। गॉसियन सरफेस जब भी बनेगा, जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, उसके चार्ज के साथ टच करते हुए नहीं ले जाना है, यानी कि चार्ज को गॉसियन सरफेस पर मत रख देना। ये वाली बात आपको याद रखनी है। दूसरा, एंगल बिटवीन ई एंड ए शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस। इसका मतलब ये है, अभी जैसे हमने एक चीज समझी थी, मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था और ये स्फेरिकल शेप में हमारा गॉसियन सरफेस बना है, तो यहां से क्या था, यहां देखो जैसे हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी, तो मान लो यहां पर जो गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा वो ये आएगा, एरिया वेक्टर। तो यहां पर एंगल जो है क्या है, 0 डिग्री है। आप किसी भी पॉइंट पर देखो, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये गॉसियन सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है, तो हर पॉइंट पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो ये कोशिश करनी है कि जो गॉसियन सरफेस आप बना रहे हो, उस गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो सभी सरफेस पर कांस्टेंट हो। सभी सरफेस का मतलब यहां तो क्लियर है 0 है, लेकिन अगर यही चीज आपको सिलेंड्रिकल शेप में बोल दी जाए तब आप सोचोगे यार यहां तो अलग अलग है। ठीक है, यहां पर ये चार्ज एलिमेंट होता है, ये लाइन होती है ना, लाइन चार्ज एलिमेंट। तो यहां ध्यान से देखो, ये गॉसियन सरफेस बनाया, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल, ठीक है, यहां सेम है। इस वाले गॉसियन सरफेस पर सब जगह सेम है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इस वाले पर भी सेम है। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, ठीक है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इधर बन रहा होगा, तो यहाँ 90 डिग्री हर पॉइंट पर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर जा रही होगी,
एरिया वेक्टर इधर बन रहा होगा, तो हर पॉइंट पर यहाँ 90 डिग्री है, तो इस वाले पर 90 डिग्री बन रहा है हर जगह। लेकिन ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस में ये वाला जो सरफेस एरिया है, इसमें हर जगह एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अगर इसकी बात करें तो यहां पर भी जो है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, तो यहां पर थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट्स है कुछ आपको समझने हैं। जब भी आप जो है क्या करोगे भाई, गॉसियन सरफेस डिसाइड करोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस तरह से। उम्मीद करता हूं वीडियो की लेंथ बहुत जल्दी हो गई, ज्यादा हो गई है, बट मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए करे हैं, सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। आपको यहां पर यह भी बताया है कि गॉस थ्योरम क्यों यूज करी गई है, क्या रीजन है ना। अगर कैलकुलस मेथड से करते तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाते। तो ये बात आपको समझनी है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास में पूरा का पूरा गॉस लॉ और गॉस थ्योरम के साथ। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। अगर वीडियो में बताई गई सारी चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो क्योंकि क्लास 12 की फिजिक्स बिल्कुल सही पेस पर स्टार्ट हो गई है और हम जल्दी से इसे खत्म भी करेंगे भाई, जल्दी करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।